Hello friends, my name is ये योगेश वेहेजा एंड आई वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल आरजीआर प्रोफेशनल बुलेटिन। कैसे हैं आप सब लोग? फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में एमएसएमई से रिलेटेड डिसअलाउंसेस को आपको कैसे रिपोर्ट करना है। उसमें हमने बात की थी कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 से एमएसएमई से रिलेटेड 2 रिपोर्टिंग्स हमें अब से क्लोज 22 में देनी है। फर्स्ट वन इज इंटरेस्ट ऑन एमएसएमई की डिसअलाउंस एंड सेकंड इज 43BH जो एक नया सेक्शन फाइनेंशियल ईयर 23-24 से एमएसएमईज के डिलेड पेमेंट के अगेंस्ट में इंसर्ट किया गया था। उस वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कशन की थी कि हमें माइक्रो, स्मॉल और मीडियम में से किन एंटरप्राइजेस को एमएसएमई कंसीडर करना है अपने रिपोर्टिंग पर्पस के लिए। क्या हम ट्रेडर्स को इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे, इंटरेस्ट का परसेंटेज क्या होगा इंटरेस्ट कंप्यूटेशन करने के लिए, एमएसएमई लॉ में टाइम लिमिट फॉर पेमेंट टू एमएसएमई सप्लायर्स की क्या लिखी हुई है। सो अगर अभी तक आपने उस वीडियो बुलेटिन को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो बुलेटिन को रेफर कर सकते हैं। उस वीडियो बुलेटिन का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें जीएसटी से रिलेटेड क्या क्या रिपोर्टिंग्स अपने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में करनी होती है। टोटल 5 क्लोजेस ऐसे हैं टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में जो हमें इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड कुछ क्लोजेस बताते हैं कि हमें क्या क्या डिटेल्स उसके अंदर लिखनी है। सो वो इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड जो क्लोजेस हैं उन्हें देख के हमें लगता है कि सब में हमें जीएसटी से रिलेटेड रिपोर्टिंग देनी है। हालांकि कुछ क्लोजेस ऐसे हैं जिन्हें हमें जीएसटी के लिए यूज ही नहीं करना है। आपको पता होगा कि क्लोज 44 भी एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म है जिसमें हम जीएसटी से रिलेटेड रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड एंटिटी में एक्सपेंसेस को सेग्रीगेट करके दिखाते हैं। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बाकी क्लोजेस का भी और क्लोज 44 में भी हमें एडिक्वेट एंड एप्रोप्रिएट रिपोर्टिंग कैसे देनी है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर डिस्कशन ऑन जीएसटी रिलेटेड रिपोर्टिंग्स ऑन इन टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। So tax audit form 3CD requires the assessee auditor to report various information relating to GST. So हमने बात की टोटल 5 क्लोजेज हैं ऐसे जो GST से रिलेटेड और इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड रिपोर्टिंग्स के हैं टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म 3CD में। क्लोज 4 हमें बताता है कि हमें रिपोर्टिंग करनी है जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर की। क्लोज 27A हमें बोलता है कि आपको सैनवेट क्रेडिट की मूवमेंट देनी है ओपनिंग टू क्लोजिंग। क्लोज 39 है फॉर्म 3CD का जिसमें हमें सर्विस टैक्स ऑडिट रिलेटेड डिटेल्स देनी होती हैं। क्लोज 41 में हमें जीएसटी के डिमांड्स और रिफंड्स के बारे में डिटेल देनी होती है। एंड क्लोज 44 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोज जो हमें बोलता है कि हमें एक्सपेंसेस का ब्रेकअप देना है कि कितना एक्सपेंस हमने ऐसे सप्लायर को पे किया है जो जीएसटी रजिस्टर्ड सप्लायर है तो कितना एक्सपेंस हमने नॉन जीएसटी रजिस्टर्ड सप्लायर को पे किया है। सो हम क्लोज बाय क्लोज चेक करेंगे कि हमें ये रिपोर्टिंग्स कैसे देनी है। जीएसटी के अलावा भी बाकी इनडायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड रिपोर्टिंग्स भी यहाँ देनी होती हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं ओनली एंड ओनली विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी हमें क्या रिपोर्टिंग्स देनी है। क्लोज 4 बोलता है हमें बताने के लिए वेदर द असेसी इज लायबल टू पे इनडायरेक्ट टैक्स लाइक एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी एटसेट्रा। If yes, please furnish the registration number or GST number or any other identification number allotted for the same. So GST नंबर जितने भी मुझे अलॉट किए गए हैं जितनी स्टेट्स पे भी उन सब रजिस्ट्रेशंस को मुझे यहाँ दिखाना पड़ेगा। अगर मैं एक ऐसा असेसी हूँ जो मल्टीपल जीएसटी रजिस्ट्रेशंस होल्ड करता है मल्टीपल स्टेट्स में या विद इन स्टेट में, सो मुझे उस स्टेट के नेम के साथ साथ वो सभी जीएसटी रजिस्ट्रेशंस को क्लोज 4 में दिखाना पड़ेगा। If the GST registration is obtained or else cancelled, suspended during the year, आपने GST रजिस्ट्रेशन लिया और वो GST रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो गया या कैंसिल हो गया ड्यूरिंग द ईयर, तो क्या आपको नहीं दिखाना? अगर आपको 31 मार्च 2024 को आपका जीएसटी स्टेटस कैंसिल या सस्पेंड दिखता है तो भी आपको दिखाना है। इट मीन्स आपने कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन 31 मार्च 24 को भी लिया हो, चाहे वो एक दिन के लिए आपके पास था, तो भी आपको उस जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर की रिपोर्टिंग क्लोज 4 में करनी पड़ेगी। इट मीन्स ड्यूरिंग द ईयर जितने भी जीएसटी रजिस्ट्रेशंस मैंने हेल्ड किए हैं अपने पास उन सब की रिपोर्टिंग हमें क्लोज 4 के अंदर दिखानी पड़ेगी। अगर मान लीजिए आपको ऐसा केस मिलता है कि असेसी इनडायरेक्ट टैक्स पे करने के लिए लायबल तो है, जीएसटी पे करने के लिए लायबल तो है, लेकिन उसने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं लिया हुआ है, तो ऐसे केस में आप इस क्लोज में तो कोई रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, लेकिन अपने फॉर्म 3CA और 3CB में जाके क्वालिफिकेशन और रिमार्क्स देंगे कि असेसी पे जीएसटी एप्लीकेबल होता है लेकिन उसने जीएसटी नंबर लिया नहीं हुआ है। सो जिन जिन स्टेट्स के अंदर उसको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है आप उसको अपनी क्वालिफिकेशन के अंदर फॉर्म 3A और 3CB में दे देंगे। क्लोज 4 के अंदर हमें जीएसटी नंबर्स दिखाने हैं। क्लोज 27A हमें बोलता है अमाउंट ऑफ सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स क्रेडिट्स यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर जीएसटी नहीं लिखा है।
amount of central value added tax credits availed of or utilized during the year and its treatment in the profit and loss account and treatment of outstanding central value added tax credits in the accounts। तो ये हमें कहीं ना कहीं इस लाइन में मूवमेंट के बारे में बोल रहा है कि कितना सैनवेट क्रेडिट आपने अवेल किया है, कितना यूटिलाइज किया है और आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स का क्या ट्रीटमेंट किया है। साथ साथ ये हमसे इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव मेथड ऑफ अकाउंटिंग के बारे में पूछ रहा है कि क्या आप सैनवेट क्रेडिट के लिए इंक्लूसिव मेथड यूज करते हैं, मींस कि उसे भी अपने P&L में एज अ एक्सपेंस एंड इनकम के रूप में रूट करते हैं, या फिर आप उसे बैलेंस शीट आइटम मांगते हैं। तो एक तो हमें यहाँ बताना है ट्रीटमेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक हमें बताना है सैनवेट की मूवमेंट, ओपनिंग बैलेंस कितना है, सैनवेट अवेल्ड कितना है, यूटिलाइज्ड कितना है, क्लोजिंग कितना है। बहुत सारे टैक्स ऑडिटर्स और असेसिस इस क्लोज के अंदर जीएसटी से रिलेटेड मूवमेंट भी देते हैं कि जीएसटी से रिलेटेड जो इनपुट टैक्स क्रेडिट में क्रेडिट लेजर में एंड बुक्स में आ रहा है उसकी ओपनिंग टू क्लोजिंग क्या मूवमेंट है। गाइडेंस नोट ऑफ ICAI हमें बोलता है कि सैनवेट क्रेडिट से रिलेटेड जो हमें क्लोज 27A के अंदर रिपोर्टिंग देनी है वो ओनली सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी से रिलेटेड ही देनी होती है, क्योंकि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी अब जीएसटी में सबज्यूम्ड हो गई है, इसलिए हम उन्हीं केसेस में रिपोर्टिंग देंगे जहां आज भी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है, जैसे कि पेट्रोलियम पे, क्रूड पे, टोबैको पे। जो डीलर्स, जो मैन्युफैक्चरर्स टबैको की मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रेड के अंदर या पेट्रोलियम और क्रूड में लगे हुए हैं, सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स के लिए ही ये रिपोर्टिंग दी जाएगी, जीएसटी के लिए ये रिपोर्टिंग नहीं देनी है। इट मींस अगर असेसी ऐसा है जिसपे कोई भी ऐसा प्रोडक्ट ट्रेडिंग नहीं करता है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है, जिसपे कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जीएसटी आने के बाद भी लगती है, तो हम 27A क्लोज को नील छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी जीएसटी की रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो आप 3CA 3CB में अपना रिमार्क्स दीजिए कि 27A के अंदर जो हमने रिपोर्टिंग की है वो जीएसटी से रिलेटेड हमने मूवमेंट दी है और वो एज पर बुक्स है। So many tax auditors report GST ITC related details in 27A since the central excise duty has been subsumed in GST. However, the guidance note on tax audit issued by ICAI provides that after GST implementation, the reporting under this clause shall be restricted to products on which excise duty is still applicable. जैसे डीजल पे, पेट्रोल पे, टबैको पे अभी भी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है। सो जो असेसिस पेट्रोल में, डीजल में, टबैको में ट्रेड कर रहे हैं या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उन्हें क्लोज 27A के अंदर रिपोर्टिंग देनी है। जीएसटी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स को जो इन प्रोडक्ट्स में डील ही नहीं कर रहे तो उन्हें कोई भी रिपोर्टिंग नहीं देनी है। इट मींस गाइडेंस नोट ऑन टैक्स ऑडिट क्लैरिफाइज दैट रिपोर्टिंग ऑफ जीएसटी आईटीसी मूवमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड इन क्लोज 27A। आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, आपका जीएसटी आईटीसी की मूवमेंट आपको क्लोज 27A में दिखाने की जरूरत नहीं है, आप उसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं क्लोज को। The tax auditor shall provide appropriate comment in form 3CA 3CB with respect to inclusion exclusion of GST ITC for the purpose of reporting and disclose। लेकिन फिर भी आप अगर GST से रिलेटेड ITC की मूवमेंट डिस्क्लोज में दिखाते हैं, सो फॉर्म 3CA 3CB में आप कमेंट अपना लिख दीजिए कि जो 27A में हमने अमाउंट्स रिपोर्ट किए हैं वो जीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड अमाउंट है। मान लेते हैं इसमें हम जीएसटी से रिलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट की मूवमेंट देंगे, सो हमें कैसे वो मूवमेंट देनी है उसकी बात करते हैं। क्या हमें जीएसटी पोर्टल के हिसाब से ये मूवमेंट देनी है या अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से देनी है? क्या हमें कैश लेजर्स के बैलेंस भी इसमें इंक्लूड करने हैं? क्या हमारे बैलेंस 2B से रिकंसाइल होने चाहिए? तो इन सब की बात करते हैं हम। सो कंसीडरिंग द रिपोर्टिंग ऑफ जीएसटी आईटीसी इन क्लोज 27A, following points shall be considered. The reporting is required to be made as per audited books of account of the company and not as per GST credit ledgers as coming in GST portal. So जो GST पोर्टल पे आपके GST क्रेडिट लेजर्स आ रहे हैं उसे आपने अपनी बुक से रिकंसाइल तो करना है, लेकिन रिपोर्टिंग नंबर्स आपने तब भी आपकी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पे और बुक्स ऑफ अकाउंट के बेस पे देने हैं। However, a proper reconciliation shall be there between books versus GST credit ledgers as coming on GST portal. लेकिन आप बुक्स और GST credit ledgers की जैसे reconciliation करते हैं तो आपको reconciliation करनी है। अगर ऑडिटर को दिखता है कि बुक्स के नंबर्स GST credit ledgers जो GST पोर्टल पे आ रहे हैं आपस में reconcile नहीं कर रहे हैं, सो वो फॉर्म 3CA 3CB के अंदर appropriate remarks और क्वालिफिकेशन दे सकता है कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट के नंबर बुक्स ऑफ अकाउंट के हैं वो reconciled नहीं है GST ledgers के साथ। In case of no proper reconciliation is available, appropriate qualification or remark shall be provided in form 3CA 3CB. Opening
सैनमेट अवेल्ड, सैनमेट यूटिलाइज्ड और क्लोजिंग, या हम इसे ऐसे बोल सकते हैं ओपनिंग, आईटीसी अवेल्ड, आईटीसी यूटिलाइज्ड और क्लोजिंग। जो ओपनिंग बैलेंस का अमाउंट आप दिखाएंगे वो आप लास्ट ईयर की टैक्स ऑडिट रिपोर्ट से जो मैच कर लीजिएगा, और साथ साथ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो लास्ट ईयर की हैं उससे आप मैच कर लीजिएगा कि आपका ओपनिंग बैलेंस टिक एंड टाई हो रहा है लास्ट ईयर के टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पे। So the opening balance reported shall reconcile with the audited FS and last year's tax audit report. In case the books and GST credit ledgers are matching without any reconciling item, कोई भी अगर रिकंसाइलिंग आइटम बुक्स के आईटीसी की और जीएसटी और 3B में जो आईटीसी हमने क्लेम किया और जो जीएसटी के क्रेडिट लेजर में जाके बैठ गया, अगर इसमें कोई भी रिकंसिलेशन आइटम नहीं है तो जो यूटिलाइजेशन और अवेलमेंट हमारी बुक्स बता रही है वही तो जीएसटी पोर्टल बताएगा। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी कंपैरिजन की शीट वहां पे देख सकते हैं हमने कितना क्रेडिट क्लेम किया था, और हमें जीएसटी पोर्टल पे रेडीमेड इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर मिलता है। हम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 के पीरियड का डाउनलोड कर लेंगे, और उसमें जितनी एंट्रीज क्रेडिट में आ रही है, इट मीन्स हमने जो आईटीसी 3B के अंदर अवेल किया है वो सब एंट्रीज क्रेडिट में आएंगी, और जितना आईटीसी हमने यूटिलाइज किया है वो सब एंट्रीज डेबिट में आएंगी। तो अगर बुक्स में और जीएसटी पोर्टल के क्रेडिट लेजर में कोई डिफरेंस नहीं है तो हम जीएसटी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को डाउनलोड करके भी इस मूवमेंट को इजीली बना सकते हैं। सो इन केस द बुक्स एंड जीएसटी क्रेडिट लेजर balances are matching without any reconciling items, the reporting can be made directly by downloading the credit ledger CSV files from GST portal. The credits will be ITC availments, और जो डेबिट एंट्री आ रही है वो होंगे ITC यूटिलाइजेशंस। कैश लेजर का बैलेंस आपको यूज नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे आप ओनली इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड या सैनमेट क्रेडिट से रिलेटेड बात कर रहे हैं। In case the GST, ITC and payables are routed through profit and loss account, means inclusive method of accounting आपने अगर यूज किया है, सो आप उससे रिलेटेड डिटेल्स भी इन कॉलम्स के अंदर ट्रीटमेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लिखेंगे कि आपने इंक्लूसिव मेथड यूज किया है या एक्सक्लूसिव मेथड यूज किया है। सो क्लोज 4 में जीएसटी नंबर दिखाने हैं, 27A में आईटीसी की मूवमेंट आप चाहें तो दिखा सकते हैं एप्रोप्रिएटली रिपोर्ट करके फॉर्म 3CA या 3CB में, मैंडेटरी नहीं है जीएसटी के लिए क्लोज 27A की रिपोर्टिंग। क्लोज 39 हमें बोलता है वेदर एनी ऑडिट वाज कंडक्टेड अंडर सेक्शन 72A ऑफ द फाइनेंस एक्ट 1994। सेक्शन 72A फाइनेंस एक्ट 1994 सर्विस टैक्स का सेक्शन है जो स्पेशल ऑडिट की रिक्वायरमेंट के बारे में बताता है कि अगर प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो वो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को या प्रोफेशनल को नॉमिनेट कर सकता है उस असेसी की, उस टैक्स पेयर की ऑडिट करने के लिए। सेक्शन 72A स्पेशल ऑडिट का सेक्शन है, डिपार्टमेंटल ऑडिट का सेक्शन नहीं था सर्विस टैक्स लॉ में। सो इसमें स्पेसिफिक रिपोर्टिंग सेक्शन 72A से रिलेटेड बोली गई है, ना तो इसमें जीएसटी ऑडिट का सेक्शन 65 जो एडीटी 1 और एडीटी 2 के बेस पे होता है, और ना ही सेक्शन 66 जो स्पेशल ऑडिट अंडर जीएसटी है उससे रिलेटेड कोई भी रेफरेंस दी गई है। देखिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को भी 1 जुलाई 17 के बाद कई बार अमेंड कर दिया गया है, लेकिन इन क्लोजेस को अभी तक अमेंड नहीं किया गया है, तो हम रिपोर्टिंग स्पेसिफिकली वही देंगे जो हमें क्लोज बोलता है। तो क्लोज हमें सेक्शन 72A मींस सर्विस टैक्स में की गई स्पेशल ऑडिट से रिलेटेड बोल रहा है। सो हम इसमें जीएसटी ऑडिट से रिलेटेड, जीएसटी डिमांड नोटिस से रिलेटेड कोई भी डिटेल नहीं देंगे और जीएसटी स्पेशल ऑडिट से रिलेटेड भी नहीं देंगे। आपका मान लीजिए इस साल एडीटी 2 का ऑडिट रिपोर्ट आया है जो सेक्शन 65 की जीएसटी डिपार्टमेंट ऑडिट करता है, आप उसकी डिटेल क्लोज 39 के अंदर नहीं देंगे। क्लोज 39 में ओनली सर्विस टैक्स की ऑडिट से रिलेटेड डिटेल जानी थी, जिसका टाइम लिमिट अब खत्म हो चुका है। अगर हम फ्रॉड केसेस की बात करें जिसमें एक्सटेंडेड टाइम लिमिट लगती है, उसका टाइम लिमिट भी अब खत्म हो चुका है। सो इस क्लोज में अब कोई भी रिपोर्टिंग नहीं होगी। Important points to consider for reporting in clause 39. So the clause does not require reporting of GST audit जो GST डिपार्टमेंट करता है उसके रिपोर्टिंग में नहीं करनी, और सेक्शन 66 मीन स्पेशल ऑडिट में नहीं करनी। The Finance Act 1994 was the act passed for the levy of service tax. It means that the reporting under this clause is required only if any service tax audit, that to special audit, has been carried out. The time period of passing any new GST audit order under service tax law has been lapsed and no reporting is required to be made under this clause. तो क्लोज 4 में आपको जीएसटी नंबर दिखाना है। क्लोज 27A आपके लिए मैंडेटरी ही नहीं है जीएसटी के लिए क्योंकि वो सैनवेट की बात करता है। क्लोज 39 स्पेसिफिकली सर्विस टैक्स में की गई स्पेशल ऑडिट की बात करता है, तो वो भी जीएसटी के लिए मैंडेटरी नहीं है। आपको जीएसटी से रिलेटेड ऑडिट की डिटेल सेक्शन 65 और 66 की उसमें नहीं दिखानी है। फोर्थ क्लोज इज क्लोज 41। क्लोज 41 हमें बोलता है प्लीज फर्निश द डिटेल्स ऑफ डिमांड रेज्ड और रिफंड इशूड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अंडर
ईयर अंडर एनी टैक्स लॉ अदर देन इनकम टैक्स एक्ट एंड वेल्थ टैक्स एक्ट। तो इनकम टैक्स एक्ट और वेल्थ टैक्स एक्ट को छोड़ के, क्योंकि उसकी डिटेल तो सीबीडीटी के पास है ही सही, इसके अलावा जितने भी टैक्स लॉज हैं, क्या उसमें कोई डिमांड रेज की गई है, क्या रिफंड इशू किया गया है, क्या हम शो कोज नोटिस के मिलने को भी डिमांड रेज मानेंगे, क्या जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट हमें मिली है, अभी तक शो कोज नोटिस ही नहीं आया है, हम उसे भी डिमांड रेज मानेंगे। देखते हैं। सो टेबल दी गई है जो टैक्स ऑडिट की यूटिलिटी में, हमें बताना है कि कौन से फाइनेंशियल ईयर से वो डिमांड और रिफंड रिलेट करता है, कौन से एक्ट में वो डिमांड दी गई है, सीजीएसटी में, एसजीएसटी में, आईजीएसटी में या किसी और लॉ में, कस्टम लॉ में। डिमांड रिफंड ऑर्डर नंबर, इट मीन्स हमें जिन जिन डिमांड्स के अगेंस्ट में DRC 7 का ऑर्डर आ गया है और जिन जिन रिफंड्स के अगेंस्ट में हमें RFD 6 में रिफंड की सैंक्शन आ गई है, हमें सिर्फ उनकी डिटेल यहाँ पे लिखनी है। इट मीन्स DRC 1A का नोटिस यहाँ पे नहीं दिखाना है, DRC 1B 1C का नोटिस भी यहाँ पे नहीं दिखाना है, DRC 1 का रिलेटेड शोकोज नोटिस भी हमें यहाँ नहीं दिखाना है, ASMT 10 की स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स भी हमें यहाँ नहीं दिखानी है। हमें यहाँ ओनली DRC 7 का ऑर्डर जो हमारा डिमांड ऑर्डर है या RFD 6 का जो हमारा रिफंड का सैंक्शन ऑर्डर है उसे यहाँ पे देना है। कितनी डिमांड रेज की गई है और रिमार्क्स में हम लिख देंगे प्रोसीडिंग्स की समरी की क्या प्रोसीडिंग्स हैं उसके अंदर जिसके अगेंस्ट में डिमांड ली गई है, या अगर हमने अपील फाइल किया तो हम रिमार्क्स में लिख देंगे कि हमने इसके अगेंस्ट में अपील भी फाइल की है। सो क्लोज 41 में रिपोर्टिंग इज रिक्वायर्ड टू बी मेड फॉर GST डिमांड ऑर्डर्स एंड रिफंड ऑर्डर्स इशूड ड्यूरिंग द ईयर whether or not the same pertains to current financial year। तो आज के दिन में ऑर्डर्स 1920 के, 1819 के या 1718 के ऑर्डर्स ही रिसीव हुए होंगे फाइनेंशियल ईयर 23-24 में। सो ये नहीं देखना है कि वो ऑर्डर 23-24 से पर्टेन करता है या नहीं करता है, हमें ये देखना है कि इस साल में कौन कौन से फाइनेंशियल ईयर के ऑर्डर्स हमें मिले हैं, उन सब ऑर्डर्स को हमें यहाँ दिखाना पड़ेगा। क्रॉस वेरीफाई द डिमांड डिटेल्स फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट नोट ऑन कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कार्गो की रिपोर्टिंग। सो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर किसी कंपनी की आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे तो आपको कंटीजेंट लायबिलिटी में भी केसेस रिपोर्ट करने होते हैं जो कि पॉसिबल केसेस होते हैं, मतलब जिनकी एक्सपेक्टेशन लाइक्लीहुड ऑफ अकरेंस पॉसिबल है, ऐसे केसेस। सो हम इन केसेस को, डिमांड्स को चेक कर सकते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी से। साथ साथ कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर जो कंपनीज के अंदर कारों की रिपोर्ट दी जाती है उसमें भी हमें डिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज की डिटेल देनी होती है। सो आप उस ऑडिट रिपोर्ट से भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं इस डिटेल को कि कौन कौन से डिमांड ऑर्डर्स और रिफंड ऑर्डर्स इशू किए गए हैं अब। सो आपको डिमांड ऑर्डर्स की डिटेल्स कंटीजेंट लायबिलिटी और कारो रिपोर्टिंग से ईजिली मिल जाएगी। The amount of demand to be reported shall include interest and penalty amount demanded। तो आपको टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी और अदर फीस, जो भी फीस आपसे ली जानी है डिमांड अमाउंट में, जितने का आपको डिमांड ऑर्डर आया है उस अमाउंट को आपको यहाँ शो करना है। Auditor shall also check the legal confirmation given by legal counsel along with the status of litigation। So आप लीगल काउंसिल से लिटिगेशन की रिपोर्ट मंगवा सकते हैं, उसमें देख सकते हैं कौन कौन सी ऐसी लिटिगेशंस हैं जिनके अगेंस्ट में डिमांड ऑर्डर इशू हो सकता है। सो डिमांड के केस में आपको ओनली जिसका DRC 7 आया है उसी केस को दिखाना है और रिमार्क्स के कॉलम में आप समरी डिटेल्स देंगे प्रोसीडिंग्स की, या आप लिख सकते हैं कि असेसी ने इसके अगेंस्ट में अपील फाइल की है। सो क्लोज 4 में आपको GST नंबर दिखाने हैं, 27A में आपको सैनवेट की डिटेल्स दिखानी है, तो वो भी GST के लिए मैंडेटरी नहीं है। क्लोज 39 के अंदर, जो क्लोज 39 है उसमें आपको सेक्शन 65 और 66 की ऑडिट नहीं दिखाने हैं, उसमें आपको सेक्शन 72A की सर्विस टैक्स की स्पेशल ऑडिट दिखानी है जो कि इस साल एप्लीकेबल ही नहीं है। क्लोज 41 में आपको GST के डिमांड ऑर्डर्स और रिफंड ऑर्डर की डिटेल देनी है। क्लोज 44 बहुत इंपॉर्टेंट क्लोज है। क्लोज 44 में आपको GST एक्सपेंस का ब्रेकअप देना है, मींस आपका जितना भी टोटल एक्सपेंडिचर है उस एक्सपेंडिचर में कितना एक्सपेंडिचर ऐसा है जो GST सप्लायर्स को पे किया है और कितना एक्सपेंडिचर ऐसा है जो रिलेटेड टू है नॉन GST सप्लायर्स यानी कि अनरजिस्टर्ड सप्लायर की। सो कॉलम बाय कॉलम देखते हैं कि हमें इसमें रिपोर्टिंग कैसे देनी है जिससे कि ये रिपोर्ट हमारी करेक्ट रिपोर्टिंग जाए। जो भी अजम्पशन आप क्लोज 44 से रिलेटेड लेते हैं उस अजम्पशन को आप अपने फॉर्म 3CA में और 3CB में एप्रोप्रिएटली शो करें। उसमें आपके पास रिमार्क्स लिखने का ऑप्शन है, तो आप उसमें शो करें कि आपने क्लोज 44 फिल करते वक्त क्या क्या अजम्पशंस ली हैं कि आपकी रिपोर्टिंग आगे जुरिडिक्शनल ऑफिसर को समझ में भी आए। सो कॉलम 1 इज सीरियल नंबर, कॉलम 2 इज टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। यहाँ पे रेवेन्यू या कैपिटल नहीं लिखा है, इसलिए हमें दोनों ही एक्सपेंडिचर दिखाने हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी। क्या हम दोनों क्लब करके दिखाएं या अलग अलग दिखाएं? वैसे तो आप क्लब करके भी दिखा सकते हैं, अलग अलग करके भी दिखा सकते हैं, लेकिन एक्सपेंसेस की डिटेल को आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मैप करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिटेल को आपको फिक्स एसेट के शेड्यूल से और जो फॉर्म 3CD का क्लोज 18 है उससे मैप करना है। इसलिए आप सेपरेट लाइन आइटम दिखाएंगे तो आपका फिगर्स अच्छे से रिकंसाइल होंगी। सो आप एक रो दिखाएंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर की और एक रो दिखाएंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ एंटिटीज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। सो टोटल एक्सपेंडिचर को अब हमें दो में सेग्रीगेट करना है, कौन से एक्सपेंडिचर्स रजिस्टर्ड एंटिटीज को पे किए हैं और कौन से एक्सपेंडिचर्स अनरजिस्टर्ड एंटिटी से रिलेटेड है। रजिस्टर्ड को फिर हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। नंबर 1 एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, कौन से एक्सपेंसेस हैं। कॉम्पोजिशन स्कीम में हमने कौन से एक्सपेंडिचर्स ऐसे हैं जो कॉम्पोजिशन सप्लायर को पे किए हैं, और अदर रजिस्टर्ड एंटिटीज के कौन कौन से एक्सपेंडिचर हैं। अब आप अगर किसी भी कंपनी की, किसी भी स्मॉल कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स उठा के देखेंगे तो आपको पता लगेगा उनके पास ना तो ब्लॉक्ड क्रेडिट की डिटेल है कि कितना आईटीसी हमने लिया नहीं ड्यू टू सेक्शन 17(5) इम्प्लीकेशंस, ना उनके पास एग्जेम्प्ट कैटेगरी की अलग से डिटेल होगी उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट में। उनके पास तो सिर्फ एक डिटेल होगी कि कौन कौन से एक्सपेंसेस का हमने आईटीसी लिया है और कौन कौन से एक्सपेंसेस का आईटीसी नहीं लिया है। अगर डिटेल्स अवेलेबल नहीं है तो जिन जिन एक्सपेंसेस का आईटीसी लिया है उसे आप कॉलम 5 में दिखाइए रिलेटिंग टू अदर रजिस्टर्ड एंटिटीज, और उसी को कॉलम 6 के अंदर टोटल होके आ जाएगा, क्योंकि आप एग्जेम्प्ट और कॉम्पोजिशन की अलग से डिटेल मेंटेन नहीं करते हैं। और इसके अलावा जितने भी एक्सपेंसेस विदाउट आईटीसी वाले हैं उसे आप कॉलम 7 के अंदर दिखाइए एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू एंटिटीज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। इट मींस हम अपने पास ना डिटेल होते हुए भी क्लोज 44 बेस्ट अवेलेबल एविडेंस के बेस पे दे रहे हैं, जिसमें हम बता रहे हैं कि जिन जिन एक्सपेंसेस का हमने आईटीसी क्लेम किया है उसे हमने रजिस्टर्ड के अगेंस्ट में दिखाया है, और जिनका आईटीसी क्लेम नहीं किया है जो एक्चुअली में अनरजिस्टर्ड है उन्हें हमने अनरजिस्टर्ड एक्सपेंसेस के अंडर में दिखाया है। लेकिन इसकी सेग्रीगेशन आपको बताना पड़ेगा फॉर्म 3CA और 3CB के क्वालिफिकेशन के अंदर कि आपने किस अजम्पशन के बेस पे क्लोज 44 की डिटेल दी है। ये तो है फर्स्ट ऑप्शन, आप कैसे रिपोर्ट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन, जो डिटेल्ड ऑप्शन है, लेकिन उससे आपकी रिपोर्टिंग करेक्ट रिपोर्टिंग भी होगी और अप्रोप्रिएट रिपोर्टिंग भी होगी क्लोज 44 की। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू कंसीडर फॉर रिपोर्टिंग इन क्लोज 44. रिपोर्टिंग नीड्स टू बी मेड फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन सेपरेट लाइन आइटम। तो हमने बात की कैपिटल और रेवेन्यू की, आप सेपरेट लाइन आइटम के अंदर रिपोर्टिंग करेंगे। The reporting of capital expenditure shall be matched with fixed asset reporting in clause 18. So clause 18 of tax audit report में आपको आपकी परचेज की डिटेल, ओपनिंग WDV फिक्स एसेट का क्या है, कितनी आपने सेल की है और क्लोजिंग WDV क्या है, कितना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आप क्लेम कर रहे हैं, उसके बेसिस पे अपनी डिटेल देते हैं। सो उसमें परचेज की एडिशन भी आती है। सो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड आप यहाँ पे डिटेल देंगे उसे आप क्लोज 18 में दी गई फिक्स एसेट की डिटेल से रिकंसाइल करेंगे। इनमें डिफरेंस सिर्फ एक ही चीज़ का हो सकता है कि कौन कौन सी एसेट्स हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर तो ली हैं, लेकिन उन एसेट्स को भी कैपिटलाइज नहीं किया है क्योंकि पुट टू यूज़ की डेट अभी तक नहीं आई है। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप क्लोज 18 और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आपका फिक्स एसेट, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट का शेड्यूल है उससे मैप करेंगे। कॉलम 2 है टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर। क्या इसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जो टोटल एक्सपेंसेस हैं वो ले लें? अगर हम वो ले लेंगे तो उसमें प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन, फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस, या हम बात करें हम तो इंक्रीज डिक्रीज इन इन्वेंटरी और साथ साथ कंजम्पशन ऑफ इन्वेंटरी दिखाएंगे। लेकिन एक्चुअल में जीएसटी में ना तो डेप्रिसिएशन गया होगा, ना ही कोई नॉन कैश एक्सपेंस गया होगा, ना ही कोई अकाउंटिंग एक्सपेंस गया होगा। और अगर हम कंजम्पशन की बात करते हैं तो जीएसटी की सेग्रीगेशन में तो परचेज गया होगा, ना कि कंजम्पशन गया होगा। सो हमें टोटल एक्सपेंडिचर इन कॉलम 2 दिखाने के लिए कुछ एडजस्टमेंट्स डालनी पड़ेंगी अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंसेस में। सो आप सबसे पहले कॉलम 2 में अमाउंट्स दिखाने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सपेंस का हेड लेंगे और उसके टोटल फिगर को यहाँ लिख लेंगे। उसमें से आप माइनस करेंगे नॉन कैश एक्सपेंसेस और अकाउंटिंग एक्सपेंसेस। नॉन कैश एक्सपेंसेस मींस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, बैड डेट्स। सो जितने भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है या आपने एक्चुअल बैड डेट्स बुक किए हैं या फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपने बुक किया है उसे आप टोटल P&L के एक्सपेंसेस में से लेस कर देंगे। साथ ही साथ जितनी अकाउंटिंग एक्सपेंसेस हैं, जैसे फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस आपका अकाउंटिंग एक्सपेंस है जिसमें कि जीएसटी से रिलेटेड कुछ भी एंट्रीज नहीं आती हैं, ना ही वो किसी सप्लायर से रिलेटेड होता है। ऐसे ही इंड एस की अकाउंटिंग
एडजस्टमेंट्स, जैसे कि आप इंड AS 116 लगाते हैं अगर लीजेस का, उस केस में आप इंटरेस्ट एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन ऑन राइट ऑफ यूज एसेट्स को अपनी बुक्स में डेबिट करते हैं, हालांकि एक्चुअल में आपको ICDS के हिसाब से रेंट एक्सपेंस क्लेम करना होता है। सो ऐसी अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स को भी आप यहाँ पे ऐड या लेस कर देंगे एज द केस में भी। सो टोटल P&L के एक्सपेंसेस में से हमने सब नॉन कैश एक्सपेंसेस, अकाउंटिंग एक्सपेंसेस और इंड AS की अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स को हटा दिया। साथ ही साथ हम शेड्यूल 3 से रिलेटेड एक्सपेंसेस को भी हटा देंगे जिस पे GST लगता ही नहीं है, मींस कि जो सप्लाई ही नहीं है। अगर हम एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस की बात करें, सैलरी की बात करें, तो वो शेड्यूल 3 का पार्ट है, उसे भी हम यहाँ से रिड्यूस कर देंगे। उसके बाद हम नेट अफेक्ट टू कंसीडर परचेजेस इंस्टेड ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेंटरी। तो अब हम क्या करेंगे, जो कंजम्पशन और इन्वेंटरी, इंक्रीज और डिक्रीज इन इन्वेंटरी का नेट अमाउंट है उसे हम परचेज से रिप्लेस कर देंगे और उसकी नेट एडजस्टमेंट इस टेबल के अंदर डाल देंगे। जो फाइनल अमाउंट हमें मिलेगा दैट अमाउंट शैल बी रिपोर्टेबल इन कॉलम 2 ऑफ क्लोज 44। तो हमने क्या किया, P&L का टोटल एक्सपेंस लिया, उसमें से नॉन कैश के एक्सपेंस हटा दिए, अकाउंटिंग एक्सपेंसेस हटा दिए, इंड AS की एडजस्टमेंट्स हटा दी और साथ ही साथ हमने शेड्यूल 3 के एक्सपेंसेस यानी कि एम्प्लॉयमेंट सैलरी को भी हटा दिया। इसके अलावा हमने कंजम्पशन और इन्वेंटरी को हटा के परचेजेस की डिटेल ले ली ताकि हम उस डिटेल को रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड के अंदर एडिक्वेटली सेग्रीगेट कर पाए। सो कॉलम 2 के अंदर हम ये एक्सपेंस रिपोर्ट करेंगे। हम फॉर्म 3CA 3CB के जो रिमार्क्स कॉलम है, हमारे पास क्वालिफिकेशन है, उसमें अपना कमेंट देंगे कि हमने कॉलम 2 में टोटल एक्सपेंडिचर निकालते वक्त किन किन आइटम्स को कंसीडर नहीं किया है जिसे हमने 3, 4, 5, 6 और 7 में सेग्रीगेट करना है। सो हमें रिपोर्ट करना है उसको फॉर्म 3CA 3CB में। कॉलम 3 to 6 मीन्स की जो GST रजिस्टर्ड पर्सन से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं। सो एक्सपेंसेस इंकर्ड फॉर GST रिलेटेड वेंडर शैल बी कैलकुलेटेड एज अंडर। इफ द एक्सपेंसेस एज पर बुक्स आर रिकंसाइलिंग विद GSTR 2B। मान लीजिए आपने, अब आपको पता है 1 अप्रैल 2023 के बाद से हमारे को GSTR 2B के हिसाब से ही अपना इनपुट क्लेम करना होता है और वो हमें पहले से ही ऑटो पॉपुलेटेड डिटेल देता है GSTR 3B में क्लेम करने के लिए। सो अगर आपके एक्सपेंसेस रिकंसाइल करते हैं GSTR 2B के एक्सपेंसेस से, आपने रिकंसाइलेशन की और आपको पता लग गया कि ये वाले एक्सपेंसेस हैं जो GSTR 2B से रिकंसाइल करते हैं। सो GSTR 2B को आप डाउनलोड कर लीजिए कंप्लीट ईयर का। उसमें रेट्स भी होते हैं कि कितना 0% रेट वाला सप्लाई आपने लिया है, कितना 5, 12, 18, 28 वाला लिया है। सो जितनी 0% वाली सप्लाईज हैं उन्हें आप एग्जेम्प्ट सप्लाई में ले जाइए और जितनी टैक्स रेट्स के साथ वाली सप्लाईज हैं वो अदर रजिस्टर्ड एंटिटी में चली जाएंगी। साथ ही साथ एग्जेम्प्ट सप्लाई में कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस भी आएंगी जो आपको GSTR 2B में नहीं दिखेंगी, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पे GST एग्जेम्प्ट होता है तो आप उसे भी एग्जेम्प्ट सप्लाई के अंदर दिखाएंगे। जैसे कि फाइनेंस कॉस्ट में जो इंटरेस्ट कंपोनेंट आप पे करते हैं उस पर भी कोई GST नहीं लगता है, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस डिपॉजिट पे, वो भी एग्जेम्प्ट होता है GST में। सो उसे भी आप एग्जेम्प्ट सप्लाई में दिखाएंगे कॉलम 3 में। सो कॉलम 3 में आप अमाउंट ले लेंगे 0% एज पर 2B। जितनी भी नॉन GST सप्लाईज आपने ली हैं या एग्जेम्प्ट सप्लाईज आपने ली हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का नाम मैंने आपको बताया, इंटरेस्ट एक्सपेंस बताया। अगर हम नॉन GST सप्लाईज की बात करें तो जो फ्यूल एक्सपेंसेस आपने की हैं, जो पेट्रोलियम की चीज़ें आपने ली हैं, उन्हें भी आप एग्जेम्प्ट सप्लाई के अंदर दिखाएंगे और कॉलम 3 में एग्जेम्प्टेड सप्लाई यहीं तक दिखाएंगे। और इन सप्लाईज को आपने एग्जेम्प्टेड सप्लाई माना है, इसे आप फॉर्म 3CA 3CB में रिमार्क्स में लिख के देंगे। कॉम्पोजिशन सप्लायर से रिलेटेड जो भी आप अमाउंट लेते हैं, क्योंकि कॉम्पोजिशन सप्लायर अपने बिल में टैक्स नहीं लगा के देता, इसलिए हम भी उस टैक्स को कहीं बुक नहीं करते और हमें पता नहीं लगता है कि कॉम्पोजिशन सप्लायर से हमने कौन कौन सी अमाउंट्स लिए हैं, क्योंकि वो हमारे 2B का पार्ट भी नहीं होते हैं। क्योंकि कॉम्पोजिशन सप्लायर को तो CMP 08 देना होता है, ना ही उसे सेल की डिटेल GST नंबर वाइज दिखानी होती है। सो कॉम्पोजिशन से रिलेटेड डिटेल अगर आप मेंटेन करते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास मेंटेन नहीं है सो आप रिमार्क्स में जाके लिख दीजिए कि कॉम्पोजिशन से रिलेटेड डिटेल असेसी के पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए उसमें रिपोर्ट नहीं किया गया है। बाकी जितने भी अमाउंट्स हैं जो आपने रजिस्टर्ड वेंडर्स को पे किया है उसे आप कॉलम 5 के अंदर GST रजिस्टर्ड वेंडर्स में लिखेंगे, उसका टोटल आ जाएगा। Expenses as per books are reconciled with GSTR 2B, then the expenses which are mapped with the same are GST registered expenses. So usable for column 3 with 0% rate and column 5 taxable involved surprises. Expenses which are not coming in GSTR 2B, अब जो expenses GSTR 2B में नहीं आ रहे हैं, मीन्स की कॉम्पोजिशन सप्लायर या सप्लायर ने अपने GSTR 1 लेट फाइल किया, इसी वजह से वो अभी तक मुझे
23-24 के 2B में दिखी नहीं तो मैंने बुक भी नहीं की है। सो ऐसे केसेस को भी मैं GST रजिस्टर्ड पर्सन्स वाले डिटेल में ही दिखाऊंगा और कॉलम 3, 4, 5 में एज द केस में भी रिपोर्ट करूंगा। RCM supplies where supplier are not registered are not reported in column 3 to 6। अब सप्लायर तो रजिस्टर्ड नहीं है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस में मैंने RCM में टैक्स दिया है, तो ऐसी सप्लाईज को मैं GST रजिस्टर्ड वेंडर्स में ना दिखा के अनरजिस्टर्ड में दिखाऊंगा, क्योंकि एक्चुअली में वेंडर तो रजिस्टर्ड है, मैंने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स दिया है उस पर। सो उसे हम कॉलम 7 में दिखाएंगे। इट मीन्स RCM सप्लाईज जो अनरजिस्टर्ड वेंडर से लिए हैं उसे हम कॉलम 7 में दिखाएंगे, ना कि कॉलम 3 to 6 में दिखाएंगे। Exempted supplies shall also include services exempt from GST like interest on loan coming under finance cost, electricity expenses, fuel expenses, etc. If no details are maintained and provided for exempt composition ineligible ITC, so आप रिपोर्टिंग जो भी करेंगे यहाँ पे, जैसा हमने पहले बात की कि जिसका ITC लिया है उसकी रिपोर्टिंग आप कॉलम 5 में करेंगे और जिसका नहीं लिया है और बैलेंसिंग भी कर आप कॉलम 7 में दिखाएंगे। सो उससे आप फॉर्म 3CA और 3CB में एप्रोप्रिएट रिमार्क्स देके बताएंगे कि आपने किस तरीके से क्लोज 44 को भरा है। कॉलम 7 के अंदर इट इज़ द रेजिडुअल कॉलम एंड एनी सप्लाई नॉट रिपोर्टेबल इन कॉलम 3 to 6 शैल बी रिपोर्टेड हियर। तो जो सप्लाईज आपने 3 to 6 में नहीं दिखाए हैं उसे आप 7 में दिखाएंगे। For any of the assumptions taken for reporting in clause 44, the auditor shall provide appropriate comment remarks in form 3CA 3CB। अगर आप फॉर्म 3CA 3CB और 3CD अपलोड करते वक्त देखेंगे तो बैलेंस शीट के और प्रॉफिट एंड लॉस के अटैचमेंट के अलावा हमारे पास अदर अटैचमेंट का ऑप्शन भी है। तो आप चाहें तो क्लोज 44 से रिलेटेड जो लाइन आइटम वाइज डिटेल है कि आपने क्या कंसीडर किया क्या नहीं किया, सो उसकी एक एक्सेल फाइल बना के PDF बना के आप उसे भी अपलोड कर सकते हैं अपनी 3CA 3CD के साथ, जिससे कि असेसिंग ऑफिसर देख पाए कि आपने उसकी रिपोर्टिंग किस तरीके से की है, ताकि कल को नोटिस आए तो आपको ये दिक्कत ना हो कि आपने रिपोर्टिंग कैसे की थी, आपको पता ही नहीं है। सो दोस्तों ये 5 क्लोजेज ऐसे हैं जिसमें GST से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में हमें फिल करनी होती है। हालांकि कुछ क्लोजेज की हमने ऐसे भी बात की जिसमें मिथ है कि हमें GST से रिलेटेड डिटेल्स दिखानी है, एक्चुअली में हमें नहीं दिखानी है। सो होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं RJR प्रोफेशनल बुलेटिन। थैंक यू सो मच।